जो मंथली मैगजीन की हम समीक्षा कर रहे हैं और जनवरी 2025 के मैगजीन पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो सीरीज के जा चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जो पर्यावरण से संबंधित है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो चौथा टॉपिक है वो पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए, इसी विषय पे बात करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न मेंस में भी आ सकते हैं, ईटी में भी आ सकते हैं। अब ये वर्ष 2000 क्यों गंभीर मुद्दा बना? क्योंकि वर्ष 2024 में एक गंभीर मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि वैश्विक तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया वैश्विक। और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो परिभाषा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। ठीक है, होता क्या है कि ये मान लीजिए कि अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये मान लीजिए सन है। ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे आई, जिसको इन सोलर एनर्जी आप कह सकते हैं, इनकमिंग सोलर एनर्जी, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन में आता है। तो इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर परावर्तित हो जाता है, जिसे एल्बिडो आप कहते हैं। लगभग 35% समस्त ऊर्जा का परावर्तित हो जाता है। वही कुछ इस सब शॉर्ट वेव रेडिएशन में होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये भी शॉर्ट वेव रेडिएशन में होता है। लेकिन जो पृथ्वी ने ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लिया है, उसको धीरे धीरे क्या करेगा? निष्कासन करेगा। और निष्कासन जो होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में होता है। अर्थात जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ का जो वायुमंडल है उसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसों का लेयर है। अब ग्रीन हाउस गैसों में हमने कहा CO2, CH4N2 इत्यादि। अब ग्रीन हाउस गैसों के लेयर को तो इनकमिंग सोलर एनर्जी तो पार कर जा रही है, परावर्तन भी हो जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्व है वो जब पृथ्वी से ऊपर की ओर निष्कासित होती है तो इस ग्रीन हाउस लेयर से टकराकर ट्रैप कर जाती है, ट्रैप कर जाती है। इसी ट्रैप होने की वजह से वैश्विक जो वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उष्मण है, वो बढ़ता है। ठीक है, और इसके उत्पत्ति का कारण है जीवाश्म ईंधन को जलाना इत्यादि। तो यही चीज आपको मेन रूप से ध्यान रखना है। पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। ठीक है, इतनी एक समझ बेसिकली रखनी है। ग्लोबल वार्मिंग का वही तंत्र मैं जो अभी समझा रहा था कि सौर विकिरण, अवशोषण, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और सतह, जो हम अभी आपको समझा रहे थे, वही पॉइंट्स ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है यहाँ पे इस में दिया हुआ है। इस सब पॉइंट्स में आप देख सकते हैं जो हम अभी समझा रहे थे। अब ग्लोबल वार्मिंग पर 2024 का क्या डाटा है? औसत वैश्विक तापमान लगभग 1 पॉइंट पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.55 डिग्री सेल्सियस से अधिक, रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाले दिन 2023 में थे, इत्यादि कुछ पॉइंट्स हैं। ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सरकारी योजनाएं क्या चल रही है। तो पेरिस समझौता 2015, ग्रीन क्लाइमेट फंड पे बात चल रही है, UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो उत्सर्जन में कमी के लिए वैश्विक सहयोग के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है, एक ये पहल चल रहा है। भारतीय योजनाओं में भी अगर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे नियंत्रित किया जा सके, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर मिशन शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जाए,
ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पे हम काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्य की जो कार्य योजनाएं चल रही हैं वो भी चल रही हैं। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना पे भी काम हम लोग कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का निश्चित रूप से परिणाम होता है जो मेंस में आपके बड़े काम आएंगे। परिणामों को जानिए। जैसे मानवीय प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के, स्वास्थ्य पे जोखिम हो सकता है सर। गर्मी से होने वाला तनाव, अस्थमा, वेक्टर जनित बीमारियां इत्यादि हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा पे भी फर्क पड़ेगा। सूखे और बाढ़ के कारण फसल की जो विफलता है वो कम होगा, उसमें पैदावार कम होंगे। प्रवास की समस्या आ सकती है। तटीय और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से विस्थापन हो सकता है। आर्थिक नुकसान हो सकता है। चरम घटनाओं से बुनियादी ढांचों को नुकसान और आजीविका का नुकसान हो सकता है। सामाजिक असमानताएं, जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर असंगत प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव अगर देखेंगे तो जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। ध्रुवीय पिघलना, यानी कि जब ध्रुव पिघलेंगे, जब हमारा ग्लेशियर पिघलेगा तो तेजी से बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आता है। महासागर का अम्लीकरण होगा, जिससे CO2 का अवशोषण होगा। समुद्री जीव और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान इससे पहुंच सकता है। चरम मौसम की घटनाएं आ सकती है, जैसे चक्रवात, हीट वेव, है ना, अभी हम देखने को मिलता भी है। वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जब वनों की कटाई होगी, मरुस्थलीकरण होगा, तो खराब होते परिदृश्य पृथ्वी की कार्बन अवशोषण क्षमता को कम करेंगे। अब कार्बन का अवशोषण ही कम होगा, कार्बन सिंक ही कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग इससे और बढ़ेगा। इससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आगे और हम क्या देख सकते हैं, तो उत्सर्जन में कमी लाने वाली कुछ योजनाओं पे हम काम करेंगे। जलवायु अनुकूलन से संबंधित कोई काम करेंगे। तकनीकी नवाचार में स्वच्छ ऊर्जा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सिस्टम और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर भी हमको ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इत्यादि स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इतना चीज आपको, मतलब कि ये टॉपिक जो है आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। आपके लिए ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक प्रासंगिक होता है, रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है। शेर पूंछ वाला मैकॉक, आप मैकॉक को देख लीजिए, इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आप आगे बढ़ते जाएं। याना मैमथ जो भी चर्चा में रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ बातें भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे हम करेंगे, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है, उसके क्या डाटा हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। उस डाटा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे वनों पे, वन क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी हाल ही में 2023 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और दिसंबर में ही जारी किया गया था। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने जारी की गई। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ। विभाग शामिल है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तहत भारतीय वन संरक्षण ने किया। भारतीय वन संरक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट देश के वन संसाधनों का आकलन है, यानी कि हर 2 वर्ष पे ये क्या होता है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या आया है सामने, आप देख सकते हैं। एक तो ये टेबल आपके बड़े काम का होगा, टेबल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया, यानी कि वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र कितना कवर हुआ है। आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर, पूरे भारत में जो वन क्षेत्र है, एरिया वाइज देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है वर्ग किलोमीटर में। परसेंटेज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 21.76%। और ट्री कवर हुआ है एरिया, आपके सामने ये आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, और परसेंटेज में 3.41, यानी टोटल देखेंगे आप तो 25.17% आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 25.17, ये ध्यान रखेंगे। अलग करके पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे स्क्रब एरिया हमारा 1.33 है, और नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारा 73.50 है।
ठीक है, तो इतना वर्ग क्षेत्र में, ठीक है, इतना आप देखेंगे स्थिति है जो 33% वन क्षेत्र हमें चाहिए, उसमें से अभी हम लगभग 7-8% पीछे हैं लगभग। तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कई बार पीटी में पूछा भी हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए वही लिखा है जो अभी आपने इस, ये आपका जो डायग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण अभी आपने ऊपर आंकड़ों में देखा 5.17%। कुल वन आवरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में केवल वन की बात करें तो 21.76 और वृक्ष की बात करें तो 3.41%, जो अभी आपने डायग्राम में देखा। अब ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और ट्री कवर क्षेत्र कौन से राज्य में इंक्रीज किया है। ये बहुत, ये ग्राफ देख लें जो ग्रीन कलर का आपके पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीज वन और ट्री कवर में छत्तीसगढ़ ने किया है, ध्यान रखेंगे। दूसरा इंक्रीज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे राजस्थान है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें, एक और वन और वृक्ष आवरण में जो ऊपर आपने देखा जो डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री, सबसे डिक्रीज कहां कम हुआ है, सबसे ज्यादा कम अगर कोई वन क्षेत्र और ट्री कवर क्षेत्र हुआ है जिस राज्य में, उसमें देख लीजिए मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ऊपर आपने जो देखा वो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज का देखा, ये डिक्रीज का है यानी कमी का है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी आई है इस बार की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद नागालैंड में। तो ये भी पॉइंट आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे उसी रिपोर्ट के हिसाब से कि वन और वृक्ष आवरण में जो कमी आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन वृक्ष आवरण के जो इतने वर्ग किलोमीटर जो 174,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का कितना 67% है। भारत में मैंग्रोव आवरण की संरचना देश के कुल मैंग्रोव आवरण का लगभग इस आंकड़े का कितना प्रतिशत है, 15% है, ठीक है। और अगर ग्लोब पे चलें, अगर आप देखें कि जो मैंग्रोव एरिया है भारत के अंदर पूरे समस्त भूमि का, तो वेरी डेंस मैंग्रोव एरिया 29.3%, थोड़ा मॉडरेट जो डेंस मैंग्रोव एरिया है वो 30.1%, जितने मैंग्रोव एरिया है उनको 100% मान लिया जाए तो उसमें, और जो ओपन मैंग्रोव्स हैं वो 40.6% के आसपास है। ये आपके आंकड़े काम आएंगे, आपको पीटी में बड़ी काम आएंगे आगे के एग्जाम में। ये वृक्ष आवरण में अगर आप चलें, हम मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स, तो मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स में आप सबसे ऊपर रखें जो ब्लू वाला दीवाल देख रहे हैं, ये वाला जो दीवाल देख रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, उसके बाद पीला वाला राजस्थान का दीवाल है, उसके बाद राजस्थान का, और तीसरा जो दीवाल है वो उत्तर प्रदेश का ग्रीन वाला। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स में सबसे पहले स्थान पे महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लकड़ी का भंडार अगर देखें तो देश में लकड़ी का कुल बढ़ता हुआ भंडार 6429.64 मिलियन अनुमानित है, जिसमें वन क्षेत्र के अंदर 4478.89 मिलियन के आसपास दर्ज है। तो आप देखिए मैक्सिमम जो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट है, यानी कि जो जीवित लकड़ियां हैं, जो जीवित वृक्ष हैं, वो उसकी घनता के अगर हिसाब से देखें मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट बाय स्टेट, तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक मिलियन में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। एक दीवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पिलर
और अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आंकड़े पे चलें। देखो, बांस के मामले में अगर जाएं तो देश का कुल बांस वाला क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश के बांस वाले क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। कार्बन स्टॉक में 2023 के लिए कार्बन स्टॉक का अनुमान 7,285.5 मीट्रिक टन लगाया गया था, और पिछले आकलन के अनुमान की तुलना में कार्बन स्टॉक में 5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। ये अंतर आया है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट अगर चलें, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट वाइज, अगर कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन के अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश ने, उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा स्टेट है छत्तीसगढ़ और चौथा है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा काम आएगा, आपको पूछ ही देगा कार्बन स्टॉक वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो अभी अरुणाचल प्रदेश को आप उत्तर ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्रम में भी दिया हुआ है। और ये मैगजीन जो है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, टेलीग्राम पे भी जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक बाय स्टेट, और वो भी उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। तो देख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों के जाएंगे पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में, और राज्य के साथ जाएंगे, यानी कि दोनों को मिला के जाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले स्थान पे कौन आएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में J&K सबसे ऊपर है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपको अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये जो आपका हमने अभी जो क्लास दिया इस विषय पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना भी अगर आप मोटा मोटी देख के जाएंगे तो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, आगे आपके एग्जामों में काम तो आएगा ही आएगा। अब देखो, उत्तरी विशाल हॉर्नेट, उसके बाद है, आप इसको छोड़ते चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गंगा नदी डॉल्फिन, इस पे आप दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बार भारतीय वन्य जीव विशेषज्ञों ने गंगा नदी डॉल्फिन को सफलतापूर्वक ट्रैक किया, जो इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहल किया गया उद्देश्य से इसका उन्नत उपग्रह संगत हल्के टैग का उपयोग करके डॉल्फिन की आवाजाही, आवास उपयोग और प्रवासी पैटर्न को ट्रैक करना। देखिए, ऐसे एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है गंगा नदी में डॉल्फिन के बारे में जो कुछ जानकारी है बेसिक, उसके बारे में जान के जाएं कि डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, सामान्य नाम सुसु, निवास स्थान भारत, नेपाल, बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू सहित मीठे पानी की नदियों में प्रणालियों में पाया जाता है। डॉल्फिन की विशेषता है कि लगभग अंधा होता है, नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलोकेशनल पर निर्भर करता है, केवल मीठे पानी में पारिस्थितिकी तंत्र में ये रहता है। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी, एक बेसिक जानकारी आपको रखना चाहिए, पीटी में आ सकता है। संरक्षण की स्थिति देखेंगे तो IUCN के संकटग्रस्त सूची में ये शामिल है। तो और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी इसे शामिल किया गया है। इतना आप जानकारी रखिए बस, और छोड़ते चलिए किसान कवच, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्कटिक टुंड्रा उत्सर्जन, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अब देखो, टुंड्रा एरिया सबसे ऊपर है, ये जो आप कलर देख रहे हो हल्का लाइट ग्रीन पे, ये टुंड्रा का एरिया है। वैसे भी वनस्पतियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो टुंड्रा ही क्षेत्र है, सबसे ऊपर हाई पे, ठीक है। ये सब टुंड्रा वाला क्षेत्र है।
तो आर्कटिक टुंड्रा जो कभी कार्बन सिंक था, कार्बन सिंक का मतलब जो कार्बन को सोखता हो, जैसे पेड़ पौधे है ना, ग्रीन प्लांट्स, ये सब कार्बन को सोखता है। जहां पे कार्बन की सोखने की क्षमता ज्यादा होती है उसको कार्बन सिंक एरिया कहते हैं। ठीक है, वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बेहतर, आपके वातावरण और आपकी जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बन सिंक था, यानी अच्छा कार्बन सिंक था ये एरिया। अब बढ़ते तापमान और जंगल की आग के कारण CO2 मीथेन उत्सर्जित कर रहा है, जैसा कि 2024 में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख किया। अब ये CO2 और मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो इसकी कार्बन सिंकिंग क्षमता क्या होगी, कम होने लगेगी। तो उसके तो ये आपके वातावरण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। आर्कटिक टुंड्रा, अब देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगता है, उसका क्या विपरीत प्रभाव मानवीय जीवन पर पड़ता है, पर्यावरणीय जीवन पर पड़ता है, वो हम जस्ट पहले देखें। आर्कटिक टुंड्रा के बारे में कहें तो टुंड्रा वनस्पति क्या है, तो टुंड्रा वनस्पति आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जैसे ठंडे वृक्ष विहीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विरल वनस्पति जीवन को संदर्भित करती है ना। विरल मतलब थोड़ा सा सघन कम होगा। इसमें कई लाइकेन, घास, सेज, छोटी झाड़ियां भी शामिल हैं जो सभी कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। अब ये जो पाया जाने वाला अक्षांश जो आर्कटिक टुंड्रा 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, 75 डिग्री नॉर्थ तक 66.5 से 75 डिग्री लगभग उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है ये टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक टुंड्रा, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियन और रूस के क्षेत्र में फैला है। आप जो जिसे आप मध्य रात्रि का देश कहते हैं, जो आर्कटिक रेखा पे जो क्षेत्र हैं वो लगभग। विशेषताएं इसका है परमाफ्रॉस्ट, कम तापमान, छोटे उगने वाले मौसम और कई लाइकेन और छोटी झाड़ियों जैसी सीमित वनस्पतियां। निवास स्थान आर्कटिक लोमड़ियों का है। करीबू एक प्रकार की जीव है। ध्रुवीय भालू, प्रवासी पक्षियों जैसी प्रजातियों का घर जो कठोर जलवायु के कारण अनुकूल है। अगर उस पर प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से इन पे भी प्रभाव पड़ेगा। और इसका महत्व किस रूप में है, कार्बन भंडारण, ठीक है, जलवायु विनिमयन के रूप में। आर्कटिक टुंड्रा अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, यह चिंता का विषय है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, बढ़ते तापमान सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और CO2 और CH4 छोड़ते हैं। इससे उस धरती ग्लेशियर पिघलने थोड़े से आसान हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव, इसमें जंगल, उसमें कारण क्या है, जंगल की आग में वृद्धि हो रही है। तापमान रिकॉर्ड 2024 में 1900 के बाद आर्कटिक सतह के वायु तापमान में दूसरा सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया गर्मी। ग्रीन हाउस गैस फीडबैक लूप हो रहा है, जिससे परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, जिससे उच्च उत्सर्जन का चक्र चलता रहा। अगर वहां से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो कितना प्रभाव बुरा पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर के अब कार्बन बढ़ेगा, कार्बन सिंक कम होगा तो कार्बन बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा तो बाकी जो आर्कटिक जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं हम नगरीय जीवन पे जहाँ डेंस आबादी है उस पर उसकी प्रतिक्रिया दीर्घकालिक ही सही देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। हाइड्रोक्सी मेथन सल्फोनेट कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कार्बन मार्केट, निश्चित रूप से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। कार्बन क्रेडिट, ठीक है। COP29 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट की स्थापना के लिए मानकों को मंजूरी दिए जाने के साथ देशों का लक्ष्य अपने जलवायु लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट और ऑफसेट के व्यापार के लिए संरचित तंत्र बनाना है। कार्बन क्रेडिट को अगर ठेठ में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि चीन को 100 टन कार्बन उत्सर्जन करने का अधिक माने पावर दिया गया और वो 150 टन की उसको आवश्यकता है। भारत को भी 100 टन का दिया गया और भारत 50 टन ही उत्सर्जन कर पाया। तो 100 टन, तो 50 टन शेष बच गया भारत के पास। वो 50 टन चाहे तो चीन जैसे देशों को निर्यात कर सकता है, उसके पास उतना क्रेडिट बचा हुआ है, वो लेके खरीद के उसको
अपने उत्सर्जन का काम कर सकता है, क्योंकि विकास कार्य में जो भी देश लगे हुए हैं उसमें तो कार्बन का उत्सर्जन की मात्रा तो बढ़ेगी ही। समझाने के लिए मैंने एक ऐसे ही एक सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया। उसका डाटा से कोई संबंध नहीं है, उसके समझ से संबंध है। कार्बन मार्केट कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सक्षम बनाता है, जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या इसके समकक्ष उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। अब इसका कार्बन मार्केट का काम क्या है, आप ये देख लीजिए। फिर ये केवल पॉइंट्स हैं, जो समझाए हैं बस वही है। कार्बन क्रेडिट जारी करना, सरकारें कुल उत्सर्जन को सीमित करते हुए सीमित संख्या में कार्बन क्रेडिट आवंटित करती है। प्रत्येक क्रेडिट 1 टन CO2 के उत्सर्जन की अनुमति देता है। प्रत्येक क्रेडिट 1 टन CO2 के उत्सर्जन की अनुमति देता है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ट्रेडिंग क्या है इसका? जिन कंपनियों को अधिक क्रेडिट की आवश्यकता है वे अधिशेष वाली कंपनियों से खरीद सकती है। बाजार की ताकतें आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमत निर्धारित करती है, यानी कि जो हम अभी आपको जस्ट पहले चीन और भारत का एग्जांपल देकर समझाए, उसके साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। कार्बन बाजारों में भारत की पहल, तो उसके लिए भारत उपलब्धि व्यापार योजना पे काम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को लेके भी सुविधा प्रदान कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में संशोधन कर कार्बन ट्रेडिंग बाजार की शुरुआत की है। जलवायु कार्रवाई, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। ठीक है। कार्बन बाजारों का सकारात्मक परिणाम ये होगा कि उत्सर्जन में कमी आएगी। आर्थिक दक्षता में क्या होगी? एक तरह का बाजार व्यापार के माध्यम से उत्सर्जन अधिकारों के लागत प्रभावी आवंटन की अनुमति देगा। हरित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, वनीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी परियोजनाओं को निधि देता है। और वैश्विक सहयोग, पेरिस समझौते के तंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। कार्बन बाजारों की सीमाएं आप पढ़ सकते हैं। मेंस से लिखना है आगे की रास्ता, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष तो ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा, पीटी के लिए जो काम आएगा मैंने बता ही दिया है। तो एक स्टडी कर सकते हैं। और ये जो आपका मैगजीन है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप RSD कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। ठीक है। पूरा PDF उस पर डाला हुआ है। ऑलिव रिडले कछुए, इससे तो UPSC PT में भी प्रश्न आया हुआ है, मेंस में नहीं पूछा जाता, फिर भी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। ऑलिव रिडले कछुओं के 100 उनके प्रजनन के मौसम के दौरान विशाखापट्टनम तट पर बहते रहते हैं। विशेषज्ञ समुद्री प्रदूषण और मछली पकड़ने वाले ट्रोलरों में आकस्मिक उलझाव को उनकी मौतों का कारण माना था। ये चर्चा का विषय है। आगे UPSC के PT में भी प्रश्न ये आ सकता है। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में जानकारी, सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में, वे वैश्विक स्तर पर सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में समुद्री कछुए हैं। इनका नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो लेपिडोचेलिस ओलिवेरिसिया से हुआ है। अनोखा घोंसला बनाना, सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है। हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ अंडे देती हैं। भौगोलिक वितरण इनका देखें तो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाया जाता है। ओडिशा का गहरी माथा समुद्री, एक बार पूछा भी हुआ है, अभ्यारण्य दुनिया का सबसे बड़ा शिकारगाह है इसका। शारीरिक विशेषताएं अगर देखें तो वयस्क 62 से 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। उनका वजन 35 से 45 किलोग्राम होता है और उनके पास 1 या 2 पंजे वाले चप्पू जैसे पंख होते हैं। आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो इस तरीके से आप इनके बारे में जानकारी रखिए। IUCN के लाल सूची में शामिल है, यानी कि वह माने कि खतरे की जो इसके बचाव के लिए IUCN में इसको लाल सूची में शामिल किया गया है, अर्थात कि उसका संकटग्रस्त प्रजाति है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में भारत में सुरक्षित स्थान दिया गया है इत्यादि। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण। अगला टॉपिक है विज्ञान पे, हम आपको संदर्भित कर देंगे कि अगला टॉपिक विज्ञान से है, जो हम वीडियो बनाएंगे इस पे भी, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। और पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है। हर महीने का टेलीग्राम ग्रुप पे PDF चला जाता है। आप यहाँ से आइडिया ले लें, वहाँ से आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।